नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बुलेटिन में होंगी तमाम खबरें, डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी वैश्विक खतरा। 90वीं इंटरपोल महासभा में बोले प्रधानमंत्री, कहा संगठित अपराधों के लिए नहीं हो सकती कोई सुरक्षित पनाहगाह। दीपावली से पहले किसानों को केंद्र का तोहफा, 6 रबी फसलों की बढ़ी एमएसपी। गेहूं पर एमएसपी पर 110 रुपए और सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, शोपियां में ग्रेनेड से हुए हमले में यूपी के 2 मजदूरों की मौत, तलाशी अभियान जारी। उपराज्यपाल समेत राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा की। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 6 श्रद्धालुओं समेत 7 की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। और पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष। सौरव गांगुली की ली जगह, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सचिव निर्वाचित जय शाह। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य समाचारों पर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महासभा में भारत को एक बार फिर अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया। आईएसए का मिशन साल 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 लाख करोड़ की निवेश संभावनाएं पैदा करना है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में व्यापक साजिश की जांच के लिए गठित 24 साल पुरानी बहुविषयक निगरानी एजेंसी को खत्म कर दिया है। इसमें कई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कल मतगणना होगी और इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 2002 के बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक परिपत्र में कहा कि इंजीनियरिंग कामों में खामी के चलते खराब सड़क के कारण होने वाली किसी भी गंभीर दुर्घटनाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच और राज्य के थूथुकुडी में 2018 के पुलिस गोलीबारी की जांच करने वाले अलग अलग जांच आयोगों की रिपोर्ट पेश की। कार्बन क्रेडिट विकसित करने वाली कंपनी ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत का पहला 1000 करोड़ रुपए का जलवायु प्रभाव कोष पेश करने की घोषणा की। ये कोष सिंगापुर स्थित इम्पैक्ट कैपिटल असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पेश किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। जनवरी में दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद से गुटेरेस की ये पहली भारत यात्रा है। श्रीलंकाई लेखन शिहान करुणातिलक को उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और हरफनमौला दीप्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों और गेंदबाजों की सूची में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शिकार और संगठित अपराध को मानवता के लिए वैश्विक खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के एकजुट होने का समय आ गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं मौजूद है, बल्कि वो अब साइबर खतरों और ऑनलाइन कट्टरता के माध्यम से अपना दायरा बढ़ा रहा है।
उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित दुनिया हमारी साझा जिम्मेदारी है। जब अच्छी ताकतें एक दूसरे का सहयोग करती हैं तो अपराध की ताकतें काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों, ड्रग कार्टेल, अवैध शिकार गिरोहों या संगठित अपराधों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं हो सकती। India has been combating transnational terrorism for several decades. Long before the world woke up to it, we knew the price of safety and security. Thousands of our people made the ultimate sacrifice in this fight. But it is no longer enough that terrorism is fought only the physical space. It is now spreading its presence through online radicalization and cyber threats. इस महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। इन प्रतिनिधियों में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। महासभा की बैठक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी। महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है और साल में इसकी एक बार बैठक होती है। इस बैठक में इंटरपोल के कामकाज की समीक्षा की जाती है और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाते हैं। बैठक में वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार के कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक 25 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। पिछली बार भारत में ये महासभा 1997 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व करने का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतिहास की घटनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत की समुद्री विरासत भी ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोथल में जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसे ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके और समझ सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है। तटीय इलाकों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम हो रहे हैं, तटीय इलाकों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना हो रही है। इन परियोजनाओं पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर प्लांट भी यहां के गौरव को और बढ़ाएगा। हजारों वर्ष पहले लोथल और उसके आसपास का इलाका जितना विकसित था, वैसे ही इस क्षेत्र को फिर से विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आज गांधीनगर में आगाज हो गया। इस मौके पर मंथन समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की कोशिशों के कारण इंडियन डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में दुनिया भर में अग्रणी होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लगातार आर्थिक प्रगति कर रहा है, इस बात की आवश्यकता भी बढ़ रही है कि हमारी सिक्योरिटी और अधिक मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 7-8 सालों में देश की मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज देश समस्या से अधिक समाधान पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि IDEX रक्षा मंत्रालय में बहुत ही लोकप्रिय इनिशिएटिव बन गया है। हमारे देश में गुजरात से लेकर असम और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टैलेंट्स की कमी नहीं है। जरूरत है कि उन्हें पहचानने की, उन्हें निखारने की और उन्हें राष्ट्र की प्रगति से जोड़ने की। और अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इंडियन डिफेंस सेक्टर को नई हाइट्स पर ले जाने में कामयाब न हों। इस बार डिफेंस एक्सपो में 75 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 53 से अधिक अफ्रीकी देशों को भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता और 44 देश हिंद महासागर क्षेत्र प्लस कॉन्क्लेव के लिए आमंत्रित हैं।
भारत पवेलियन स्वदेशी रक्षा उत्पादों, स्टार्टअप और रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत नवीनतम तकनीकी परिपक्वता का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार मंडप बनाया गया है, जहां भविष्य की तकनीक में अनुसंधान, विकास और नवाचार करते देश के स्टार्टअप के कौशल को प्रदर्शित किया गया है। पहली बार इन्वेस्ट फॉर डिफेंस, जो रक्षा मंत्रालय का पहला प्रमुख आयोजन है, जिसका लक्ष्य भारतीय उद्योग के साथ साथ विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा देश में रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। बीते वर्षों में देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कोशिशें हुई। इसके परिणाम गुजरात में लगी डिफेंस एक्सपो में नजर आ रहे हैं। आज जो हमारा देश एक बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था हथियारों का, वो आज एक्सपोर्टर की भूमिका में नजर आ रहा है। कैमरामैन सरोज दास और साथी लवकुश के साथ मैं नवविक्रम सिंह, सनसेट टीवी, गांधीनगर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। सरकार ने किसानों के उत्पादन और आय को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति की आज बैठक हुई। इसमें रबी सीजन की फसलों को एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने मौजूदा फसल विपणन वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 110 रुपये बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही सरसों का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 5450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति निवास पर राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एनसीपी सांसद शरद पवार, सांसद तिरुचि शिवा, पीटी उषा के अलावा कई सांसद मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा के कई और सांसद भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को दिल्ली स्थित पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचार कर रहे स्टार्टअप्स के उत्पादों और सेवाओं को देखा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे युवा अपनी सोच और शोध से कम लागत और कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादों से रोजाना इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं बनाकर वैल्यू एडिशन में भी अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नई सोच हमारे किसानों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अहम भागीदार बनाते हुए उनकी समृद्धि सुनिश्चित करेगी। भारत के नौजवान जिस विज्ञान पद्धति, नई स्टार्टअप, नई सोच एग्रीकल्चर के अंदर जिस तरीके का उनका नया सोच है, जिस तरीके का एग्रीकल्चर के प्रति उनकी समर्पण है, वो एक किसान के बेटे हैं। और किसान खेती करते हुए उन्होंने किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है, नई आधुनिकता आ सकती है, उसके लिए जो काम किया उसके लिए बधाई के पात्र है। और इन सब नौजवानों के कारण एक भारत के कृषि क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चयन के मसले पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। राज्य में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी।
और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल समेत कई राजनीतिक दलों ने इस हमले की निंदा की है। आतंकवादियों ने शोपियां के हरमन इलाके में एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूर मनीष कुमार और राम सागर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पे उन्होंने दम तोड़ दिया। हमले के बाद इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा के एक स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकवादी की पहचान हरमन के इमरान बशीर गनी के रूप में हुई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मामले के संबंध में आगे की जांच और तलाशी जारी है। जैसे हम लोग देखें, आप लोग देख रहे हैं, तिरपाल हटा के सीजीआई सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे, मारे गए। और उसमें से जो थ्रो किया, ग्रेनेड किया है, हैवी टेररिस्ट है, और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए। और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है। उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। बाकी उसके साथ जो भी और लोग के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है। और हम लोग कोरोना सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों को गुप्तकाशी से केदारनाथ ले जा रहा हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर दुख जताया है। कोहरे और खराब दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ। बर्फबारी और खराब मौसम के बीच केदारनाथ के फाटा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस अधिकारियों का अभियान जारी है। वहीं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर जा रहा था। टोटल आज 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स, और उनमें से 3 लोग गुजरात से हैं बता रहे हैं, और एक झारखंड से और एक कर्नाटका से बता रहे हैं। और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है। और 11:42 के आसपास जो है ये घटना बता रहे हैं। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डेब्री मिली है और रिकवरी ऑपरेशन चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल समय एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 अक्टूबर को अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यहां 15,670 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का एजेंडा घरेलू और विदेशी लोगों को पर्यटन स्थलों और आसपास सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक समान पर्यटक पुलिस योजना का कार्यान्वयन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गई। ये पद यात्रा 21 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश में जारी रहेगी। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में हंगामे के बाद विपक्ष के नेता एडाप्पाडी पलानीस्वामी और एआईएडीएमके विधायकों को निष्कासित करने का आदेश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन किया है। इन चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को अगले 2 महीने में 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक षड्यंत्र मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक बार फिर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पिछले 4 दिन में ऐसी तीसरी घटना है। गुजरात के वडोदरा शहर की बाहरी सीमा पर अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस के ट्रेलर से टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। और कुछ और अहम खबरों पर नजर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस सप्ताह के अंत तक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का
पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के अंदर बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो चक्रवात में बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके 22 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार हैं। ओडिशा सरकार ने इस पूर्वानुमान के मद्देनजर 23 से 25 अक्टूबर के बीच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। राज्य ने तटीय जिलों को अलर्ट पर रखा है। और इधर महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पेठ क्षेत्र और कोडवा इलाकों में बाढ़ के पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही करहा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। निचले इलाकों में जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। वहीं कई निचले इलाकों में घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक पुणे में कल से बारिश की गतिविधि कम होगी। और आइए अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने नेतृत्व के पहले कुछ हफ्तों में हुई उथल-पुथल के लिए माफी मांगी है और इस दौरान ब्रिटिश राजनीति में बेहद नाट के तरीके से कुछ फैसले वापस लिए गए। इस दौरान लिज ट्रस के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने उनके पूरे कर कटौती एजेंडे को पलट दिया। उन्होंने विवाद का विषय बनी हुई सभी कर कटौतियों को वापस लेने की घोषणा की। इस बारे में पहली बार ट्रस ने स्वीकार किया कि गलतियां हुई थीं, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि वो कहीं नहीं जा रही हैं और अगले आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करेंगी। रूस का एक युद्धक विमान इंजन में खराबी के कारण येस्क शहर में एक आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 13 लोगों की जान चली गई। इनमें से 3 लोगों की मौत एक इमारत में कूदने की वजह से हुई। विमान के गिरने से 9 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिससे बचने के लिए तीनों इमारत की ऊपरी मंजिल में कूद गए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रशिक्षण अभियान के दौरान उड़ान भरते समय युद्धक विमान Su-34 के एक इंजन में आग लग गई और वो बंदरगाह शहर येस्क में गिर गया। और रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। वो पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की जगह लेंगे। बिन्नी को मुंबई में बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया। भारत के लिए 27 टेस्ट और 72 एक दिवसीय खेलने वाले 67 साल की बिन्नी भारत में अगले साल होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप से पहले पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा जय शाह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः सचिव चुना गया। इन दोनों के अलावा जिन पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया उनमें कोषाध्यक्ष आशीष शेलार, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और संयुक्त सचिव देवजीत सेकिया शामिल हैं। और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन चिड़ियाघर में लुप्तप्राय रिंग टेल्ड लेमर्स की आबादी दोगुना हो गई है। चिड़ियाघर में 4 मादाओं ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खूबसूरत तस्वीर के साथ। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।